नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। पहले हवा किसके पक्ष में थी, अब किसके पक्ष में चल रही है, इसे लेकर सबके अपने अपने आकलन हैं। कर्नाटक में पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट की फसल तैयार करने की कोशिश हुई, फिर आरक्षण के नाम पर वोट बैंक बढ़ाने का दांव पेच चला। आखिर में बजरंगबली की भी एंट्री हो ही गई, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले एपिसोड में कर चुकी हूँ। लेकिन जब मैं कर्नाटक के नक्शे को देखती हूँ, उसके पड़ोसी राज्यों की ओर देखती हूँ, तो मेरे जहन में एक और सवाल घूमने लगता है कि आखिर कर्नाटक की धरती पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत क्यों नहीं हो सकी, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है, तेलंगाना में बीआरएस है और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके है। इस चुनाव में भी कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें तो सीरियस प्लेयर के तौर पर सिर्फ जेडीएस ही खड़ी दिख रही है। दूसरी किसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की मौजूदगी वहां महसूस नहीं की जा रही। अब सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक की जमीन क्षेत्रीय दलों के लिए उपजाऊ नहीं है, या कन्नड़ लोगों ने क्षेत्रीय राजनीति को खारिज कर दिया। ऐसे में आज मैंने कर्नाटक पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और मौजूदगी के पन्ने को पलटने का फैसला किया है। साथ ही आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि इस बार कर्नाटक की चुनावी रणभूमि में कांग्रेस बीजेपी के अलावे कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं, क्या उनमें दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देने की क्षमता है। इस बार देवेगौड़ा की जेडीएस पावर हाउस बनेगी या गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी। जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी। क्या फिल्म एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स किधर शिफ्ट हो रही है। अतीत और वर्तमान के आईने में ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो कर्नाटक युद्ध की तीसरी ताकत में। वैसे तो कर्नाटक के चुनावी समर में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रही है, पर जेडीएस की भी गाहे बगाहे चर्चा नेशनल मीडिया में हो जाती है। ये भी भविष्यवाणी की जा रही है कि ये विधानसभा चुनाव जेडीएस के वजूद के लिए बहुत अहम है। कर्नाटक के अखाड़े में दूसरी कई पार्टियां भी अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान तलाश रही हैं। इसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी है, मायावती की बीएसपी है, वामपंथी दल भी है, कर्नाटक राष्ट्रीय समिति भी है, एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी भी, तो जी जनार्दन रेड्डी की कल्याण राज्य प्रगति पक्ष भी, साथ ही एसडीपीआई भी और एआईएमआईएम भी। पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से एक बात और पता चलती है कि सूबे में करीब 30 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार के बीच का अंतर मात्र 5000 वोटों से भी कम रहा है। 11 सीटों पर अंतर 3000 वोटों से भी कम था और 5 सीटों पर 1000 वोटों से भी कम का अंतर रहा। कर्नाटक युद्ध के छोटे खिलाड़ी भले ही चुनाव जीतने की क्षमता न रखते हों, पर 2 से 5000 के बीच वोट हासिल कर बड़े खिलाड़ियों का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। ऐसी 30 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी पार्टियों के दिल की धड़कन बढ़ाए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के कर्नाटक चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी के मायने क्या हैं। ಈ ಬಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। जितना धन बीजेपी ने चोरी किया, उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं। भले ही दूर से कर्नाटक की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रचार की आंधी में सूबे की क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव प्रचार सुनाई न दे रहा हो, लेकिन 2023 में बेंगलुरु में सत्ता समीकरण बनाने और बैठाने में तीसरी ताकतों की भूमिका को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। जहां तक कर्नाटक के क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से जेडीएस सबसे प्रमुख है और जेडीएस की जो भूमिका रही है वह पिछले 3 दशकों से एक बहुत ही अहम भूमिका
राजनीतिक दल की तरह वह निभाती आई है। यही कारण है कि हमने देखा है कि 3 बार मुख्यमंत्री भी जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी बने हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो रही है कि वो जो एक फाइनेंशियल पावर है, जो एक लॉजिस्टिक पावर है, बड़े दल जिस तरह की बीजेपी या कांग्रेस, उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और आज के ज़माने में जबकि चुनाव प्रचार का तरीका या मतदाता तक रीच आउट करने का तरीका बदल चुका है, उसमें ये राजनीतिक दल अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं। फिलहाल कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, कर्नाटक राष्ट्र समिति, उत्तम प्रजाकिया पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसडीपीआई और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां हैं। छोटी और कम प्रभाव वाली पार्टियों के भी भले ही खास क्षेत्रों में सत्ता में आने की संभावना कम हो, पर दूसरों का खेल बनाने बिगाड़ने की कुव्वत रखती हैं। अगर कर्नाटक के सियासी नक्शे को गौर से देखा जाए तो यहाँ के सियासत और वोटर्स का मिजाज क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। राजनीतिक पार्टियां भी क्षेत्र के हिसाब से ही अपनी रणनीति तय करती हैं। हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें, मुंबई कर्नाटक में 44 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक में 27 सीटें, कोस्टल कर्नाटक में 19 सीटें, ओल्ड मैसूर में 66 सीटें, बेंगलुरु में 28 सीटें आती हैं। येदियुरप्पा के जेडीएस की ओल्ड मैसूर क्षेत्र में पकड़ मजबूत मानी जाती है। 66 विधानसभा वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन जेडीएस के गढ़ में बीजेपी या कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप नामुमकिन जैसा है। इट इज़ द ओनली स्टेट पार्टी रिकग्नाइज्ड है जो कि चुनाव लड़ती है और 30 से 40 विधायक उसके हर असेंबली में रहे हैं। और जो स्थलीय मुद्दे होते हैं, खास करके किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उनको वह बार बार विधानसभा में उठाती भी है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमारस्वामी काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी में कि वह इन मुद्दों को उठा सकते हैं और उनको हाईलाइट भी करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वह पार्टी को एक्सपैंड नहीं कर पाए। दक्षिण कर्नाटक के जो 56 सीटें हैं, 56 सीटों में ही उनका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। जेडीएस ओल्ड मैसूर में बीजेपी और कांग्रेस को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी है, लेकिन जेडीएस के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। एचडी देवेगौड़ा ने जब जेडीएस का गठन किया था, शुरुआती दौर में उनकी नीति रही कांग्रेस और बीजेपी दोनों से स्वतंत्र रहते हुए राजनीति करने की, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर ही सत्ता के लिए जेडीएस ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया। जिस तरह से जेडीएस पर देवेगौड़ा परिवार का वर्चस्व बना रहा और बना हुआ है, उससे पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने रास्ता बदल लिया। जब उन्होंने पार्टी बनाया था तब उन्होंने इक्विडिस्टेंस, जैसे बीजेपी या कांग्रेस से एक इक्विडिस्टेंस का नाम पॉलिसी बताया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में कि लेटर जेडीएस ने वो छोड़ के एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस दोनों के साथ मिलके सरकार बनाया हुआ है। ये सही है कि जेडीएस का रोल थोड़ा पहले से थोड़ा वो कम हो गया, इनका जो इन्फ्लुएंस कम हो गया। एक तो इनका एक बड़ा एलिगेशन है इनके खिलाफ, एक फैमिली पार्टी है। ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से जेडीएस को बाप बेटी की जोड़ी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें पार्टी ओल्ड मैसूर तक ही सिमट कर रह गई है। एचडी कुमारस्वामी कभी दूरदर्शी सोच के साथ पार्टी के विस्तार प्लान को आगे नहीं बढ़ा पाए। पिछले कुछ वर्षों में कुमारस्वामी ने नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की है। ये किसान, वक्कालेगा, पिछड़ी जातियां और मुस्लिमों का समीकरण है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के तूफान में कर्नाटक की जमीन पर जेडीएस की वोट के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग कितनी टिक पाएगी, इसका टेस्ट 10 मई को होना है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के सामने मजबूती से जेडीएस के उम्मीदवार डटे हुए हैं और पूरे दमखम के साथ विधानसभा पहुंचने के इरादे से लड़ रहे हैं। यानी कर्नाटक पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस के बाद जेडीएस तीसरी सबसे बड़ी सीरियस प्लेयर है। इस बार देवेगौड़ा खानदान की तीसरी पीढ़ी यानी एचडी कुमारस्वामी के पुत्र
निखिल कुमारस्वामी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देवगौड़ा को अंदेशा है कि इस बार ओल्ड मैसूर में गढ़ बचाना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बीजेपी लंबे समय से वोकलिगा वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए काम कर रही है। लिहाजा जेडीएस ने वोकलिगा और मुस्लिम वोटों के साथ खास तौर पर महिला वोटरों को साधने की रणनीति बनाई है। जेडीएस ने सरकार बनने पर सूबे की महिलाओं को कई तरह की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। किसान से शादी करने वाली लड़कियों को 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया गया है। ओल्ड मैसूर के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी जेडीएस उम्मीदवारों की दमदार मौजूदगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन बढ़ाए हुए है। दूसरी ओर खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज प्रगति पक्ष ने 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से केआरपीपी ने 25 सीट जीतने का टारगेट रखा है। जनार्दन रेड्डी ने जिन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। बेल्लारी। कभी बीजेपी का कमल खिलाने में पूरी ताकत झोंकने वाले खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी केआरपीपी के असर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बेल्लारी सिटी सीट से खुद जनार्दन रेड्डी की पत्नी अरुणा लक्ष्मी केआरपीपी से उम्मीदवार हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के जी सोमशेखर रेड्डी से है, जो जनार्दन रेड्डी के भाई हैं। ये पार्टी लिमिटेड पार्टी है, बल्लारी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अपने कैंडिडेट्स उतार रही है और क्योंकि वोटर्स अब जागरूक हैं, वो जानते हैं कि किस पार्टी का क्या महत्व है, कौन सी पार्टी क्या अपने आप की राजनीतिक एम्बिशंस को एडवांस करने के लिए बनी है या कि प्रदेश की रीजनल एस्पिरेशंस को आगे करने के लिए बनी है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोटर्स अपना वोट डालते हैं। ये पार्टियां पार्टी के तौर पर नहीं है वहाँ पर, बल्कि व्यक्ति के तौर पर है, उनके अध्यक्षों के तौर पर है और उसके आसपास की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव जरूर दिखता है। रेड्डी बंधुओं का 40 सीटों वाले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी और जनार्दन रेड्डी के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे में केआरपीपी की फुटबॉल किसे निशाना बनाएगी, इसे लेकर बहुत असमंजस नहीं है। रेड्डी ब्रदर्स का दबदबा बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर और विजयनगर जिले की कुल 23 सीटों पर है। इतना ही नहीं, राज्य की आदिवासी बहुल सीटों पर भी रेड्डी बंधुओं की मजबूत पकड़ है। इसी तरह रवि कृष्ण रेड्डी की केआरएस यानी कर्नाटक राष्ट्र समिति और कन्नड़ फिल्मों के एक्टर उपेंद्र राव की उत्तम प्रजाकिया पार्टी के उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंचने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। कर्नाटका राष्ट्र समिति एक बहुत ही नई पार्टी है, 2019 में ही इसका जन्म हुआ था और रवि कृष्ण रेड्डी एक बहुत पॉपुलर एंटी करप्शन क्रूसेडर है कर्नाटका के, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करप्शन का मुद्दा, जो कि भाजपा के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने बार बार एंटी करप्शन की बात की है, वही मुद्दा लेके ये वाली पार्टी कर्नाटका राष्ट्र समिति सबके सब 2024 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। पर ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डेंट करने की स्थिति में वो है। कर्नाटक राष्ट्र समिति सूबे में अलग तरह की राजनीति की बात करती है। इसके नेता भी सुस्त प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी अपने लिए राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी खास तौर से शहरी क्षेत्रों में अपना वोट बढ़ाने में लगी है। आम आदमी पार्टी तो कोई प्लेयर वहाँ दिख नहीं रही है, जैसे गुजरात में एक बड़ी प्लेयर के रूप में दिखाई पड़ रही थी, हाँ, और गोवा में जैसे पिछली बार बहुत एक प्लेयर के रूप में आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कर्नाटक में कहीं उसकी चर्चा नहीं हो रही है इस तरह से। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को डेंट कर सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा में खाता खोलने के लिए समाजवादी पार्टी भी संघर्ष कर रही है।
2018 में बीएसपी के टिकट से एक उम्मीदवार कर्नाटक विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहा था, जो बाद में बीजेपी के रथ पर सवार हो गया। इस बार भी कर्नाटक के रण में बीएसपी अपने लिए जगह तलाश रही है। कर्नाटक की आबादी में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 13% है। सूबे की 30 से 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। पहले मुस्लिम वोटर जेडीएस या कांग्रेस के साथ जाते थे। वहां के मुस्लिम वोटरों पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और एआईएमआईएम की नजर है। इस बार एसडीपीआई ने ऐलान किया था कि वह 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब तक जो स्थिति है उसमें साफ तौर से सिर्फ 16 सीटों पर उनके सीरियस कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 13 मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं और एक अन्य जाति से। एसडीपीआई और एआईएमआईएम के टिकट से उम्मीदवार विधानसभा पहुंच पाएंगे या सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कर्नाटक के अखाड़े में खड़ी छोटी छोटी पार्टियों पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये ट्रेंड देखना भी दिलचस्प रहेगा। कर्नाटक में चुनाव की घोषणा से पहले एसडीपीआई और एआईएमआईएम बहुत एक्टिव थे, लेकिन मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली दोनों पार्टियां सिर्फ गिनती के उम्मीदवार ही चुनावी अखाड़े में उतार पाई। इसी तरह आम आदमी पार्टी की नजर खास तौर पे शहरी वोटरों पर है। वहीं कर्नाटक के सियासी आसमान में बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी अपने विस्तार के लिए हाथ पैर मार रही है, पर कर्नाटक के लोग किसे कबूल करेंगे और किसे खारिज, इस सवाल के जवाब के लिए 13 मई तक इंतजार करना होगा। इतिहास गवाह रहा है कि कर्नाटक के लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों की जगह राष्ट्रीय पार्टियों को ही प्रमुखता दी है। 2018 के कर्नाटक चुनाव में करीब 75% वोट राष्ट्रीय पार्टियों के खाते में गए, शेष सब 25% में सिमट गए। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 80 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी थी। कर्नाटक के अलग राज्य बनने के बाद शुरुआती दौर में सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही। हालांकि आंदोलन के गर्भनाल से निकली एक पार्टी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने साल 1962 के चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया। पार्टी का मकसद था मैसूर स्टेट के बेलगाम जिले को बॉम्बे स्टेट में मिलाकर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना। इस पार्टी का प्रभाव कुछ ऐसा रहा कि 1962 में 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सभी सीटें जीतने में कामयाब रही। बेलगावी में एक कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। इस क्षेत्र को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तनातनी बहुत पुरानी है। पिछले कई दशकों से विवाद बेलगाम को लेकर के चलता रहा है कि बेलगाम जो है वे महाराष्ट्र का हिस्सा है या कर्नाटक का हिस्सा है, और उसके साथ 864 गांव जो है जो कि कर्नाटक में हैं, जिनको लेके महाराष्ट्र पहले ही घोषणा कर चुका है कि वहाँ की जो स्कीम्स होंगी बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की, उसका फ़ायदा इन गांवों के लोगों को भी दिया जाएगा। तो ये एक नया विवाद इसमें आ गया। हर चुनाव में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ मुद्दा ज़रूर जो है मराठी भाषी और कन्नड़ भाषी लोगों के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। बेलगावी का चुनावी राजनीति से कनेक्शन ये है कि बोली और क्षेत्र के नाम पर यहाँ 6 दशक से नेतागिरी चल रही है, लेकिन मामला अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। जहाँ तक महाराष्ट्र एकीकरण की पार्टी की बात है तो बड़ी रोचक स्थिति थी उसकी। आज़ादी के बाद से ही बेलगाम, जैसा कि मुझे याद पड़ता है, बेलगाम जिले को महाराष्ट्र में रखने की मांग को लेकर के इसको एक पार्टी को बनाया गया था। इसका बड़ा आंदोलन हुआ था, भाषाई आधार पर आंदोलन हुआ था। आंदोलन के गर्भ से निकली महाराष्ट्र एकीकरण समिति की राजनीति बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित रही। बेलगावी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से महज 11 किलोमीटर दूर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं। बेलगावी की 5 विधानसभा सीटों पर मराठियों का प्रभाव रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति इस क्षेत्र में लंबे समय तक एक्टिव रही।
और उसकी कर्नाटक विधानसभा में भी मौजूदगी बनी रही। महाराष्ट्र एकीकरण पार्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजनल फोर्स है और इनफैक्ट 1940 से लेके आज तक जिंदा रही है। कर्नाटक के राज्य के रूप में उभरने से पहले जन्म ले चुकी महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी संभवतः सूबे की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी 2018 के चुनावों से पहले 2 हिस्सों में बंट गई। किरण ठाकुर के नेतृत्व में शहर एकीकरण समिति नाम से अलग पार्टी बनी, वहीं दीपक दलवी की अगुवाई में मध्यवर्ती एकीकरण समिति बनी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बेलगावी का सियासी मिजाज अब बदल चुका है। लोग भी अपने वोट के इस्तेमाल से पहले पूरा हिसाब लगा रहे हैं कि सियासी पार्टियां उनकी समस्याएं भी हल कर रही हैं या सिर्फ मुद्दे को गर्म कर वोट हासिल करने का खेल खेल रही हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति जैसी पार्टियों का दायरा बहुत सीमित था। वो सूबे के एक बहुत छोटे हिस्से के लोगों की आवाज बुलंद कर रही थी। ऐसे में ऐसी छोटी पार्टियां एक बड़े राजनीतिक ताकत या पूरे प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाली छतरी नहीं तान पाई। साल 1983 में कर्नाटक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी या कहे गठबंधन सरकार बनी, जिसके मुखिया बने रामकृष्ण हेगड़े। जनता पार्टी का अन्य छोटे दलों के साथ विलय के बाद जनता दल का गठन हुआ। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने जनता दल सेक्युलर नाम से अलग पार्टी बनाई, जिसमें कभी सीतारमैया जैसे नेता भी थे, जिसके बैनर तले कई बार उनके पुत्र कुमारस्वामी किंग या किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। एक और नाम का जिक्र करना जरूरी है, वो है कर्नाटक जनता पक्ष। साल 2012 में जब बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ठन गई, तो उन्होंने बीजेपी के रथ से उतरकर इस पार्टी की शुरुआत की। कर्नाटक की राजनीति में बीजेपी के लिए बीएस येदियुरप्पा की क्या अहमियत है, ये बीजेपी के रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में येदियुरप्पा का बड़ा योगदान रहा है। साल 2011-12 में जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मुख्यमंत्री पद ही नहीं विधानसभा से भी इस्तीफा देना पड़ा। हवा का रुख ऐसा पलटा कि उन्होंने दिसंबर 2012 में अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अलग पार्टी बना ली। साल 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घंटी बजी तो कर्नाटक जनता पक्ष ने सूबे की 224 सीटों में से 204 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी माइनस से येदियुरप्पा उतरी। नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक जनता पक्ष के टिकट से 6 उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचे, लेकिन बीजेपी 110 से 40 सीटों पर आ गई। येदियुरप्पा की पार्टी ने करीब 10% वोट हासिल किया। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक की सत्ता में आ गई। बाद में बीजेपी और येदियुरप्पा दोनों को आगे की राजनीतिक पिक्चर समझ में आ गई और येदियुरप्पा ने दोबारा बीजेपी से हाथ मिला लिया। कर्नाटक में क्षेत्रीय पार्टियों के बनने और बाद में उनके बड़ी पार्टियों में विलय का इतिहास पुराना है। साल 2011 में बीजेपी से अलग होकर बी श्रीमालू ने बदवाड़ा श्रमिकारा रैतरा कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 150 से ज्यादा सीटों पर श्रीमालू की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 4 उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंच पाए। 3 साल बाद बी श्रीमालू दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह कर्नाटक प्रज्ञानवतम जनता पार्टी की नींव जनवरी 2016 में पीएमडी महेश गौड़ा ने रखी। साल 2018 के कर्नाटक चुनाव में महेश गौड़ा की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता चुनते रहे। सितंबर 2019 में बेंगलुरु नवनिर्माण नाम से एक और पार्टी वजूद में आई। इस पार्टी का सपना ग्रेटर बेंगलुरु है, मतलब दायरा बहुत सिमटा हुआ है। कन्नड़ा स्वाभिमान की बात या कन्नड़ा भाषा को लेकर के या कन्नड़ा राज्य की जो एक प्राइड होती है उसको लेकर के ये लोग समय समय पर जिस तरह के एक आंदोलन करते हैं, जिस तरह से वे मुद्दे उठाते हैं, वो लोगों में ज़रूर कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वह उस सेंटिमेंट को पूरी तरह से पॉलिटिकली इनकैश नहीं कर सकते हैं। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहां की आईटी कंपनियों में काम करने वाले नौजवान पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने के लिए बेताब हैं।
कर्नाटक की फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवा तरक्की में अहम हिस्सेदारी की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में शायद तंग सोच वाली राजनीति कर्नाटक के लोगों को जमी नहीं। संभवतः इसलिए कर्नाटक की सियासी जमीन पर खड़ी होने की कोशिश करने वाली कई छोटी पार्टियों ने समय के साथ बड़ी पार्टियों के साथ विलय में अपनी बेहतरी समझी। येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि बीजेपी से अलग होकर येदियुरप्पा ने जो राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की थी, उसका चरित्र बहुत हद तक सेक्युलर रखा। कर्नाटक के सियासी आसमान में भी समय के साथ नई नई पार्टियां बनती रहीं और चुनावी अखाड़े में अपना किस्मत आजमाती रहीं, लेकिन ज्यादातर के राजनीतिक विकल्प नहीं बनने की एक बड़ी वजह उनके नेताओं की तंग सोच को भी माना जा सकता है। कर्नाटक के गठन के बाद संभवतः कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी जो पूरे सूबे की मुद्दों की बात करती हो, जो पूरे कर्नाटक को एक सूत्र और एक एजेंडे के साथ जोड़ सके। कर्नाटक की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने संगठन का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही किया। यही कारण है कि सूबे के लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों के बजाय राष्ट्रीय पार्टियों में ज्यादा भरोसा किया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।